नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप भी बीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हैं, यो आपके लिए है। इससे पहले हिंदी कहानी के उद्भव और विकास और हिंदी उपन्यास के उद्भव एवं विकास से संबंधित लगभग 47 प्रश्न एक वीडियो के माध्यम से मैंने यूट्यूब पर डाल दिए थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और वहाँ से कम आपको 15 से 20 प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। बचे हुए जो आपके लगभग 25 से 30 प्रश्न हैं, वो आपकी जो 8 कहानियाँ लगती हैं और एक उपन्यास लगता है, उनसे संबंधित आएंगे। ये मान कर चलो कि हर कहानी से 2 से 3 प्रश्न आप अपने प्रश्न पत्र में देखेंगे। आज का जो वीडियो है उन कहानियों से संबंधित है। सभी 8 कहानियों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसके ऊपर। तो सबसे पहले हमारी जो कहानी है उसने कहा था, उससे संबंधित प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं। पहला ही प्रश्न है, उसने कहा था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1915। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि एक्स्ट्रा प्रश्न ना बनाना पड़े। ये जो मैंने ब्रैकेट में इनका प्रकाशन वर्ष लिखा है, इसको भी आप साथ में याद करते चले, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1915 ईस्वी। ठीक है। प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। विकल्प हैं मुंशी प्रेमचंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र कुमार। इसका सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऐसे सीधे सीधे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती, हंस, माधुरी या चांद। उसने कहा था जो कहानी है वो प्रकाशित होती है सरस्वती पत्रिका में, तो सही जवाब हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, मुख्य पात्र कौन है। विकल्प हैं हल्कू, लहना सिंह, सहानी या जगपति। तो उसने कहा था कहानी आपने पढ़ी होगी, तो इसके जो मुख्य पात्र हैं या नायक हैं वो हैं लहना सिंह। अगला प्रश्न लेते हैं, उसने कहा था कि पृष्ठभूमि किस युद्ध से जुड़ी हुई है, किस युद्ध से जुड़ी हुई है। विकल्प हैं प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 1857 का विद्रोह या कारगिल युद्ध। अभी हमने बात की थी कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। ये तो आपको याद हो गया होगा। ध्यान रखो, प्रथम विश्व युद्ध जो है उसका समय था 1914 से लेकर 1918 तक। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो कहानी है 1914 और 18 के बीच में आ रही है, तो प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, लहना सिंह किसकी तरफ से लड़ रहे थे। जो इस युद्ध में शामिल हो रहे थे, बताना है कि वो किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। विकल्प हैं अंग्रेजी सेना, जर्मन सेना, पुर्तगाली सेना या मुगल सेना। इसका सही जवाब है अंग्रेजी सेना, क्योंकि उस समय जो हमारा भारत था अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, और अंग्रेज़ विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। तो यहाँ पे जो लहना सिंह है वो अंग्रेजी सेना की तरफ से लड़ रहा है, अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और किसके खिलाफ लड़ रहा है, प्रश्न ये भी बन सकता है किसके खिलाफ लड़ रहा है, तो जर्मन के खिलाफ, जर्मन सेना के खिलाफ लहना सिंह युद्ध कर रहा है। ठीक है, दोनों प्रश्न इसी में शामिल हो गए। अगला प्रश्न है, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। विकल्प हैं देशभक्ति, प्रेम और वचन पालन, हास्य और व्यंग। तो एक प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि इसका उत्तर है जो देशभक्ति हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लहना सिंह जो है वो भारत वर्ष के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। इसका जो कहानी का मूल भाव है वो है प्रेम और वचन पालन। किस तरह से उन्होंने बचपन में जो सूबेदारनी होरा है उसके साथ जो संवाद हुए, और उसके पश्चात जब ये बड़े हो जाते हैं और होरा की शादी हो जाती है सूबेदार के साथ में, तो उसको जो वचन देता है उस वचन पालन के लिए उसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, वो यहाँ पे केंद्रीय भाव के रूप में उभर कर आता है। तो उत्तर हो जाएगा प्रेम और वचन पालन। अगला प्रश्न, लहना सिंह किसको दिए हुए वचन को निभाता है। विकल्प हैं अपने पिता को, सूबेदारनी को, मित्र को या अधिकारी को। तो सही जवाब अभी मैंने ऊपर बताया, सूबेदारनी
कहीं कहीं इसका नाम कहानी में सूबेदारनी होरा के नाम से आपको दिखाई देगा, लेकिन होरा हो सकता है एक सम्मान सूचक शब्द हो, तो सूबेदारनी भी आपको विकल्प में मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगली कहानी आ जाएगी हमारी पूस की रात। उसने कहा था संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इतने ही बनते हैं, और अगर आपने कहानी का वाचन भी एक बार कर लिया तो इससे संबंधित मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न आपका गलत होगा। चलो पूस की रात की कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, पूस की रात जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930, इसको भी आप याद कर ले कि पूस की रात कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो उत्तर हो जाएगा 1930। इसके लेखक कौन है ये बताना है। विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और कमलेश्वर। तो सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूस की रात कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लहना सिंह, इसकी अपन ने बात करी, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। हल्कू, घीसू या चंदा? सही उत्तर है इसका हल्कू। और साथ में इनकी जो पत्नी है उनका नाम है मुन्नी, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हल्कू किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? हल्कू जमींदार नहीं है, हल्कू किसान है, व्यापारी नहीं है, सैनिक नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? मोती, जबरा, टॉमी या शेरू? तो हल्कू के कुत्ते का नाम कहानी में बताया गया है जबरा। अगला प्रश्न लेते हैं। पूस की रात कहानी का मुख्य विषय क्या है? विकल्प है किसान का शोषण और गरीबी, प्रेम, देशभक्ति या ऐतिहासिक घटना। तो इसका सही जवाब है किसान का शोषण और गरीबी। किस तरह से गरीबी का चित्रण इस कहानी में किया गया है कि हल्कू के पास कंबल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वो ठंड में मरता है लेकिन एक कंबल नहीं खरीद पाता। और जो जमींदार सहना इसमें दिखाया गया, एक साहूकार है सहना, सहना से इसने कुछ रुपए उधार लिए थे, तो उन रुपयों को लेने के लिए जब सहना आता है तो इसने जो 3 साढ़े 3 रुपए कुछ इकट्ठे करके रखे थे हल्कू ने, ये भी उसको सहना को देने पड़ते हैं, और वो कंबल से वंचित रह जाता है। वो कंबल खरीदने वाला था उन पैसों से, लेकिन वो भी उसे साहूकार को देने पड़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि किसान के शोषण और गरीबी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। हल्कू कंबल क्यों नहीं खरीद पाता? पैसे चोरी हो जाते हैं, वह कंबल खरीदना नहीं चाहता था, उसे साहूकार का कर्ज चुकाना पड़ता है, या बाजार बंद था? तो अभी मैंने चर्चा की कि उसे साहूकार का कर्ज चुकाना पड़ता है। साहूकार कौन है यहाँ पे? फिर बता रहा हूँ, सहना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पूस की रात किस ऋतु का चित्रण करती है, या पूस की रात में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? वर्षा, ग्रीष्म, शीत या बसंत? तो सही उत्तर हो जाएगा शीत। शीत ऋतु जो यहाँ पे कहानी का नाम ही है पूस की रात। पूस का जो हिंदी महीना है वो शरद ऋतु से संबंधित है, शीत ऋतु से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा शीत ऋतु। अगला प्रश्न। रात में हल्कू को सबसे अधिक किस बात की पीड़ा होती है? भूख की, ठंड की, प्यास की या बीमारी की? तो सबसे ज़्यादा उसको जो पीड़ा होती है वो ठंड से होती है, क्योंकि उसका पास जो कंबल है वो भी फटा हुआ है और उसमें उसकी जो ठंड है वो बिल्कुल भी नहीं रुकती है। चलिए अगला प्रश्न। हल्कू के खेत में कौन नुकसान पहुंचाता है? विकल्प हैं चोर, नीलगाय, गाय या आग। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप, कई बार हम यूट्यूब वगैरह से कहानी देख लेते हैं, उसमें आग का जिक्र भी है कि आग लग जाती है खेत में, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पे वो होगा नीलगाय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पूस की रात कहानी में जबरा किसका प्रतीक है? स्वामी भक्ति, लालच, क्रूरता या छल? सही जवाब है स्वामी भक्ति। किस तरह से जबरा हल्कू के साथ रात गुजारता है, और जब उसको ठंड लगती है वो चाहता तो अपने घर पे रुक सकता था, लेकिन वो अपने मालिक के साथ स्वामी भक्ति दिखाते हुए सर्दी में मरता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जबरा जो है स्वामी भक्ति का प्रतीक है। अगली जो हमारी कहानी है वो है आकाशदीप। इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, आकाशदीप जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1929 है, एक बार पुनः ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है, आप याद कर लें। आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है।
इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या जैनेन्द्र कुमार? सही विकल्प है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न। आकाशदीप कहानी में किस भावना की प्रधानता है? प्रेम और त्याग, हास्य, व्यंग या वीरता? सही जवाब है प्रेम और त्याग। अगला प्रश्न। आकाशदीप कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? विकल्प है ऐतिहासिक वातावरण, भावुकता और आदर्शवाद, यथार्थवाद या व्यंग्य? सही जवाब है भावुकता और आदर्शवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। आकाशदीप कहानी में किस रस की प्रधानता है? करुण रस, वीर रस, हास्य रस और रौद्र रस? सही जवाब है करुण रस। रसों की संख्या साहित्य में 9 मानी गई है। वो 9 रस कौन कौन से हैं आप कमेंट करके बताएं। देखते हैं कितने विद्यार्थी बता पाते हैं कि 9 रस कौन कौन से हैं। मुख्य रसों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो रसों की संख्या 11 मानी गई है, लेकिन मैं मुख्य रसों की बात कर रहा हूँ। 9 रस आपको बताने मुख्य रस कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न। आकाशदीप कहानी की मुख्य नायिका कौन है? विकल्प है मधुलिका, चंपा, ममता या पद्मा? सही उत्तर है चंपा। अगला प्रश्न नायक से संबंधित है। आकाशदीप कहानी के प्रमुख नायक कौन है? अरुण, बुद्धगुप्त, लहना सिंह या स्कंदगुप्त? लहना सिंह तो हमने पढ़ा था, उसने कहा था मैं, ये तो होगा नहीं। सही उत्तर है बुद्धगुप्त। और ये जो अरुण है, ये जयशंकर प्रसाद की एक दूसरी कहानी है पुरस्कार, उसका मुख्य पात्र है। इसके ऊपर जो प्रश्न आया था, इसमें एक विकल्प है मधुलिका, ये भी पुरस्कार कहानी की मुख्य पात्र है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बुद्धगुप्त का संबंध किससे है? बुद्धगुप्त का संबंध किससे है? क्या वह किसान है या नाविक है, सैनिक है या व्यापारी है? तो इसका सही जवाब है नाविक या समुद्री वीर। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। चंपा प्रतिदिन आकाशदीप क्यों जलाती थी? पूजा के लिए, अपने पिता और प्रियजनों के सुरक्षित लौटने की आशा में, उत्सव मनाने के लिए या गांव को प्रकाश देने के लिए? सही जवाब है अपने पिता और प्रियजनों के सुरक्षित लौटने की आशा में प्रतिदिन आकाशदीप जलाती थी। अगला प्रश्न। आकाशदीप कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? प्रतिशोध, प्रेम, त्याग और प्रतीक्षा, हास्य या राजनीति? सही जवाब है प्रेम, त्याग और प्रतीक्षा। अगला प्रश्न लेते हैं। कहानी में आकाशदीप किसका प्रतीक है? युद्ध, आशा और प्रतीक्षा, धन या विजय? तो आकाशदीप कहानी में आकाशदीप आशा और प्रतीक्षा का प्रतीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न। चंपा का चरित्र किस गुण का प्रतीक है? चंपा जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, इनका जो चरित्र है वो किस गुण का प्रतीक है? विकल्प है स्वार्थ, धैर्य, प्रेम और समर्पण, क्रोध या लालच? सही जवाब है धैर्य, प्रेम और समर्पण। अगला प्रश्न। बुद्धगुप्त के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? बुद्धगुप्त जो कि इसका प्रमुख पात्र है, इसके चरित्र की प्रमुख विशेषता बतानी है। विकल्प है कायरता, साहसी और संवेदनशील, छल कपट और अहंकार? सही जवाब है साहसी और संवेदनशील व्यक्ति या पात्र। अगली जो हमारी कहानी है वो है पर्दा। इससे संबंधित प्रश्न है। पर्दा जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1944 है, एक बार पुनः आप इसका प्रकाशन वर्ष याद रख लेंगे। पर्दा 1944 के लेखक कौन है? विकल्प है प्रेमचंद, यशपाल, अज्ञे या जैनेन्द्र कुमार? सही जवाब है यशपाल। पिछले वीडियो में मैंने सवाल पूछा था कि अज्ञे का पूरा नाम क्या था, कुछ विद्यार्थियों ने बहुत सही जवाब दिया। आज का प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको कमेंट करके बताना है।
मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। पर्दा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विकल्प हैं जगपति, चौधरी पीरबक्स, लहना सिंह या हल्कू। लहना सिंह हमने पढ़ा उसने कहा था क्या है, तो ये भी नहीं होगा। हल्कू हमने पढ़ा ये है उसकी रात का। सही जवाब है चौधरी पीरबक्स, ये पर्दा कहानी का मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी में चौधरी पीरबक्स किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? विकल्प हैं उच्च वर्ग, मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार, किसान वर्ग या मजदूर वर्ग। सही जवाब है मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी का मुख्य विषय क्या है? पर्दा कहानी का मुख्य विषय प्रेम निरूपण, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति और झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने का संघर्ष, ऐतिहासिकता या युद्ध की समस्या। सही जवाब है निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति और झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने का संघर्ष। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। पर्दा कहानी में पर्दा किसका प्रतीक है? पर्दा कहानी में पर्दा किसका प्रतीक है? सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, धन या धर्म। सही जवाब है सामाजिक प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, सामाजिक चेतना और रूढ़ियों का विरोध, ऐतिहासिक वर्णन या धार्मिक प्रचार। सही जवाब है सामाजिक चेतना और रूढ़ियों का विरोध। अगली जो हमारी कहानी है वो है सिक्का बदल गया। इससे संबंधित प्रश्न है। सिक्का बदल गया कहानी जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 है, एक बार पुनः आप इसे याद कर लें। सिक्का बदल गया कहानी 1948 में प्रकाशित होती है। इसकी लेखिका का नाम आपको बताना है। विकल्प है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा या शिवानी। सही जवाब है कृष्णा सोबती। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सिक्का बदल गया कहानी की मुख्य पात्र कौन है? विकल्प है सहानी, कृष्णा सोबती, चंदा या चंपा। सही जवाब है सहानी, और इसकी जो लेखिका हैं वो हैं कृष्णा सोबती। ये ऊपर प्रश्न भी आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सिक्का बदल गया किस साहित्यिक आंदोलन की प्रमुख कहानी है? अभी मैंने बताया आपको इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1948 है, तो 1948 जो है प्रेमचंदोत्तर युग के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंदोत्तर युग। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सिक्का बदल गया कहानी का प्रमुख विषय क्या है? ग्रामीण जीवन, भारत भारत विभाजन और बदलते मानवीय संबंध, ऐतिहासिक युद्ध या प्रेम विवाह। सही जवाब है भारत पाक विभाजन और बदलते मानवीय मूल्य या संबंध। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। सिक्का बदल गया शीर्षक किसका प्रतीक है? सिक्का बदल गया शीर्षक किसका प्रतीक है? आर्थिक समृद्धि, समय, सत्ता और मानवीय मूल्यों के परिवर्तन का, व्यापार का या धार्मिक परिवर्तन का। सही जवाब है समय, सत्ता और मानवीय मूल्यों के परिवर्तन का। अगला प्रश्न, सिक्का बदल गया कहानी की ऐतिहासिक नहीं सिक्का बदल गया कहानी की पृष्ठभूमि किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है? विकल्प हैं 1857 की क्रांति, भारत पाकिस्तान विभाजन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो कहानी है आधारित है भारत पाक विभाजन के ऊपर। 1947 में भारत पाक विभाजन होता है और 1948 में ये कहानी लिखी जाती है। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न, सिक्का बदल गया में किस मानवीय समस्या को प्रमुखता दी गई है? बेरोजगारी, विस्थापन और टूटते मूल्य, शिक्षा या औद्योगिकीकरण। सही जवाब है विस्थापन और टूटते मूल्य। सिक्का बदल गया कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? प्रेम, बदलते सामाजिक और मानवीय मूल्य, वीरता और हास्य। सही जवाब है बदलते सामाजिक और मानवीय मूल्य। सिक्का बदल गया कहानी का संदेश क्या है?
इसका सही जवाब है समय बदलने के साथ मनुष्य और उसके संबंध भी बदल जाते हैं। जैसे समय बदलता है वैसे मानवीय मूल्य भी धीरे धीरे बदल जाते हैं। उसी को इस कहानी के माध्यम से चित्रित किया गया है। अगली जो हमारी कहानी है वो है गदल। गदल कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। गदल कहानी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1955। याद कर लें, गदल कहानी प्रकाशन वर्ष 1955। इसके लेखक बताने हैं कौन है। मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, रांगे राघव या कृष्णा सोबती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रांगे राघव। देखो, अपने सिलेबस में मुंशी प्रेमचंद की कहानी लगती है पूस की रात। इसके प्रश्न हमने पढ़ लिए, पूस की रात, ठीक है। यशपाल की हमने पढ़ी पर्दा। रांगे राघव की हो गई गदल, और कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया। तो ऐसे भी आप इसको याद करते चले। गदल कहानी किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित है? नई कहानी, जनवादी कहानी, है कहानी या सचेतन कहानी? इसका सही जवाब है जनवादी कहानी। अगर जनवादी कहानी विकल्प में ना हो, सिर्फ नई कहानी विकल्प में हो, तो नई कहानी भी सही माना जाएगा। लेकिन अगर जनवादी कहानी विकल्प में है तो पहले आप जनवादी को टिक करेंगे। अगर जनवादी नहीं है तो आप नई कहानी को भी सही मान सकते हैं, क्योंकि नई कहानी का जो समय है 1950 से लेके 1960 के बीच का है, और ये कहानी लिखी जाती है 1955 में। तो ये नई कहानी का दौर था, इसलिए इसको नई कहानी भी कहा जा सकता है, लेकिन इसको मुख्य रूप से हम जनवादी कहानी के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, गदल कहानी की मुख्य पात्र कौन है? गदल कहानी की मुख्य पात्र कौन है? विकल्प हैं चंदा, सहानी, गदल या मुन्नी। सही जवाब है गदल। ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल गलत करने ही नहीं है। देखो, हमने चंपा कहानी, चंपा जो पात्र है इसके बारे में पढ़ा। ये पात्र हैं आकाशदीप की, आकाशदीप, ठीक है। सहानी है सिक्का बदल गया, मुन्नी है पूस की रात, और गदल तो गदल की है ही, ठीक है। अगला प्रश्न, गदल कहानी की नायिका किसका प्रतीक है? कायरता, नारी स्वाभिमान, विलासिता या रूढ़िवादिता? सही जवाब है नारी स्वाभिमान। गदल कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? तिलस्मी कथाएं, सामाजिक यथार्थ, पौराणिक कथा या जासूसी शैली? सही जवाब है सामाजिक यथार्थ। गदल कहानी में गदल के माध्यम से समाज की जो सच्चाई है वो पाठकों तक पहुंचाई गई है। तो उत्तर है सामाजिक यथार्थ। गदल कहानी में नारी का कौन सा रूप उभर कर सामने आता है? विकल्प है अबला, संघर्षशील और स्वाभिमानी, विलासी या संकोची। सही जवाब है संघर्षशील और स्वाभिमानी स्त्री के रूप में गदल उभर कर सामने आती है। गदल कहानी के कथानक का मुख्य आधार क्या है? युद्ध, पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष, व्यापार या राजनीति? सही जवाब है पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष या सामाजिक यथार्थ। गदल कहानी का अंत किस प्रकार का है? सुखांत, मतलब जो कहानी अंत में सुखद रूप से खत्म होती है, दुखांत एवं मार्मिक, हास्यपूर्ण या रहस्यपूर्ण? सही जवाब है दुखांत एवं मार्मिक। गदल कहानी के अंत में होता है कि गदल को गोली लग जाती है पुलिस की, और गदल वहीं पर ढेर हो जाती है। तो इस तरह से दुखांत और मार्मिक कहानी है। अगला प्रश्न, गदल में कारज का आयोजन किस सामाजिक समस्या को उजागर करता है? बेरोजगारी की समस्या, आर्थिक शोषण और सामाजिक रूढ़िवादिता, अशिक्षा या पर्यावरण प्रदूषण? तो सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे चित्रित की गई है वो है आर्थिक शोषण और सामाजिक रूढ़िवादिता, क्योंकि सामाजिक रूढ़िवादिता के चलते ही इस तरह के कार्यक्रम समाज में आयोजित किए जाते रहे थे, जिसके ऊपर फिलहाल सरकार ने रोक लगा रखी है। ये वही है कारज, मतलब मृत्यु भोज। चलिए अगला प्रश्न, अगली कहानी आ गई है राजा निर्वंशिया। इससे संबंधित प्रश्न,
राजा निर्बंसिया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957। एक बार पुनः इसको याद करें आप। इसके लेखक कौन है? लेखक बताने हैं। विकल्प हैं उदय प्रकाश, रांगे राघव, कमलेश्वर या यशपाल। रांगे राघव की कहानी हमने पढ़ी गदल, यशपाल की हमने पढ़ी पर्दा, कमलेश्वर का है राजा निर्बंसिया, और उदय प्रकाश की एक कहानी और है जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, वो आगे आएगी, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न, राजा निर्बंसिया किस कहानी आंदोलन की प्रमुख रचना है? प्रगतिवादी, नई कहानी, अकहानी या सचेतन कहानी। सही जवाब है नई कहानी। नई कहानी का मैंने समय बताया है 1950 से लेके 1960 तक का। तो ये उसी के बीच में लिखी गई कहानी है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया 1957 में लिखी गई है। तो इसका जो आंदोलन आ जाएगा नई कहानी आंदोलन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी का प्रमुख विषय क्या है? देशभक्ति, मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना और पारिवारिक विघटन, ग्रामीण जीवन या ऐतिहासिक घटनाएं। सही जवाब है मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना और पारिवारिक विघटन। अगला प्रश्न, राजा निर्बंसिया शीर्षक किसका प्रतीक है? एक, राजा का इतिहास, संतानहीनता और जीवन की विडंबना, युद्ध या धार्मिक आस्था। सही जवाब है संतानहीनता और जीवन की विडंबना। कहानी का केंद्रीय संघर्ष किससे संबंधित है? राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक अभाव और दाम्पत्य संबंध, धार्मिक संघर्ष या जातीय संघर्ष। सही जवाब है आर्थिक और दाम्पत्य संबंध। इसमें जो जगपति और चंदा के माध्यम से दाम्पत्य संबंध और जगपति की गरीबी के माध्यम से आर्थिक अभाव का चित्रण कहानी में किया गया है। अगला प्रश्न, कहानी का कथानक किस शैली में आगे बढ़ता है? तिलस्मी, समानांतर कथानक, पौराणिक या जासूसी। सही जवाब है समानांतर कथानक। किस तरह से? क्योंकि एक तरफ इसमें राजा और रानी की कहानी चलती है, जिसमें राजा की कोई संतान नहीं है तो उनको राजा निर्बंसिया कहा गया है, और दूसरी तरफ जगपति और चंदा की कहानी चलती है। तो ये जो है समानांतर कथानक का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, राजा निर्बंसिया कहानी का अंत कैसा है? सुखांत, करुण एवं मार्मिक, हास्यपूर्ण या रहस्यपूर्ण। सही जवाब है करुण और मार्मिक, क्योंकि कहानी के अंत में जगपति जो है आत्महत्या कर लेता है। अगला प्रश्न, राजा निर्बंसिया कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जगपति या चंदा, हल्कू एवं मुन्नी, गदल व गुन्ना, बुद्धगुप्त व चंपा। तो बुद्धगुप्त और जो चंपा हैं वो पात्र हैं आकाशदीप के। गदल व गुन्ना है गदल कहानी के। हल्कू व मुन्नी है पूस की रात के। बस्ता कौन है? जगपति व चंदा, ये राजा निर्बंसिया कहानी के प्रमुख पात्र हैं। चंदा का चरित्र किसका प्रतीक है? विद्रोह, त्याग और भारतीय नारी की व्यवस्था, लालच या स्वार्थ। सही जवाब है त्याग और भारतीय नारी की व्यवस्था। अगला प्रश्न, कहानी में बचन सिंह कौन है? शिक्षक, कंपाउंडर, वकील या पुजारी। सही जवाब है कंपाउंडर, जो कि जब जगपति के गोली लगती है एक लड़ाई के दौरान तो उसके घाव पर मरहम पट्टी करने का काम करता था, उस रूप में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजा निर्बंसिया कहानी की मूल संवेदना क्या है? विकल्प हैं हास्य, मध्यम वर्गीय जीवन की त्रासदी, रोमांच या वीरता। सही जवाब है मध्यम वर्गीय जीवन की त्रासदी। अगला प्रश्न है, राजा निर्बंसिया में किस सामाजिक समस्या को प्रमुखता मिली है? विकल्प है दहेज, बेमेल विवाह, संतानहीनता व आर्थिक विपन्नता या बेरोजगारी। सही जवाब है संतानहीनता व आर्थिक विपन्नता। इसमें जो दो समानांतर कहानियां चलती हैं, एक राजा रानी की और एक जगपति और चंदा की, दोनों ही संतानहीन हैं, और यहाँ पे जो जगपति दिखाया गया है वो आर्थिक रूप से भी कमजोर है।
अगली जो हमारी कहानी है वो है त्रीच। इस कहानी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। त्रीच कहानी प्रकाशन वर्ष 1989। एक बार पुनः इसको याद रखें आप कि लेखक कौन है। विकल्प हैं कमलेश्वर, उदय प्रकाश, मुंशी प्रेमचंद या यशपाल। इन सब की कहानी हम पढ़ चुके हैं। कमलेश्वर की है, कौन सी कहानी बताई थी? राजा निर्बंसिया। मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात। यशपाल की पर्दा। उदय प्रकाश की कहानी का नाम है त्रीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदय प्रकाश। चलो अगला प्रश्न। त्रीच कहानी किस साहित्यिक धारा की प्रमुख कहानी है? त्रीच कहानी का प्रकाशन वर्ष मैंने देखो 1989 बताया है। और जब मैंने कहानी का वर्गीकरण किया था तब बताया था कि 1975 से लेके और अब तक की जो कहानियां हैं वो सभी कहानियां समकालीन कहानी के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समकालीन हिंदी कहानी। ठीक है। अगला प्रश्न। त्रीच कहानी के प्रमुख त्रीच कहानी का प्रमुख विषय क्या है? ग्रामीण जीवन, आधुनिक समाज का भय, अमानवीयता और विघटन, प्रेम विवाह के दुष्परिणाम या ऐतिहासिक घटनाओं का अंकन। सही जवाब है आधुनिक समाज का भय, अमानवीयता और विघटन। किस तरह से जो लेखक का पिता है वो शहर में जाता है, उसको तिरीच काट लेता है गांव में। जब वो शहर जाता है तो उसको लोग पागल समझते हैं और वहाँ उसको पीट पीट के उसकी हत्या कर देते हैं। तो यहाँ पे आधुनिक समाज का भय, अमानवीयता और विघटन को मुख्य विषय बनाया गया है। अगला प्रश्न। त्रीच कहानी में त्रीच किसका प्रतीक है? त्रीच जो है हम देसी भाषा में कहते हैं घोड़ा। बोलते हैं ना घोड़ा काट लेता है तो उसका काटा वो बचता नहीं है, वही है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रीच। तो त्रीच का किसका प्रतीक है ये बताना है। विकल्प है सांप, अदृश्य भय और सामाजिक अमानवीयता, शक्ति या प्रकृति। सही जवाब है अदृश्य भय और सामाजिक अमानवीयता। त्रीच कहानी का कथानक मुख्यतः किसके इर्द गिर्द घूमता है? सही जवाब है लेखक के पिता की मृत्यु और सामाजिक संवेदनहीनता। अगला प्रश्न है त्रीच कहानी में लेखक ने किस समस्या को प्रमुखता दी है? विकल्प हैं बेरोजगारी, मानवीय संवेदनहीनता, दहेज या अशिक्षा। सही जवाब है मानवीय संवेदनहीनता। अगला प्रश्न, बस ज्यादा नहीं है, 3-4 प्रश्न और बचे हैं। त्रीच कहानी का प्रमुख स्वर क्या है? हास्य, व्यंग्य और करुण यथार्थ, श्रृंगार या वीर। सही जवाब है व्यंग्य और करुण यथार्थ। अगला प्रश्न। त्रीच कहानी में त्रीच किसका बिंब बनकर उभरता है? प्राकृतिक जीव, भय, हिंसा और व्यवस्था की क्रूरता, धार्मिक आस्था या प्रेम। सही जवाब है भय, हिंसा और व्यवस्था की क्रूरता। किस तरह से शहरी परिवेश में लेखक की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, वहाँ पे एक भय का माहौल, हिंसा और जो शहर की व्यवस्थाएं हैं उसकी क्रूरता है, उसका चित्रण यहाँ पे किया गया है। अगला प्रश्न है त्रीच कहानी किस प्रकार की कहानी मानी जाती है? पौराणिक, समकालीन, यथार्थवादी, तिलस्मी या ऐतिहासिक। तो अभी मैंने बताया था कि ये समकालीन कहानी है और समकालीन के साथ साथ ये समकालीन जो जीवन है उसके यथार्थ का चित्रण करती है, यथार्थवादी कहानी है। तो सही उत्तर हो जाएगा समकालीन यथार्थवादी कहानी। त्रीच कहानी का प्रमुख संदेश क्या है? इसका प्रमुख संदेश है आधुनिक समाज में मानवीय संवेदना का क्षय गंभीर समस्या है। ये कहानी संदेश देती है। अगला प्रश्न है त्रीच कहानी का कथावाचक कौन है? इसके माध्यम से कथा सुनाई जाती है। तो इसका सही जवाब है लेखक स्वयं। प्रथम पुरुष के रूप में मैं शैली में कहानी चलती है, तो लेखक इसका कथावाचक है। अगला प्रश्न है कहानी में सबसे मार्मिक घटना कौन सी है? सही जवाब है कथावाचक के पिता की असहाय मृत्यु। वहाँ पे किस तरह से वो बेसहारा हो जाता है और शहरी लोग उसको पागल समझते हैं और उसको पीट पीट के उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये इसकी मार्मिक घटना है। त्रीच कहानी में त्रीच निहितार्थ है। त्रीच का निहितार्थ क्या है?
तो इसका सही जवाब है, वह समाज में व्याप्त अदृश्य भय और क्रूर व्यवस्था का प्रतीक है। ठीक है, तो ये थे हमारी जो पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियां हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके पाठ्यक्रम में जो 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, लगभग सारे प्रश्न आपको इन प्रश्नों में से मिल जाएंगे। एक आपका उपन्यास बाकी है, मैं कोशिश करूंगा अगर उससे संबंधित प्रश्न मैं बना पाया, क्योंकि समय थोड़ा सा कम बचा है और थोड़ा स्वास्थ्य भी मेरा ठीक नहीं है। आप देख रहे होंगे कि आवाज़ थोड़ी सी अलग आ रही होगी आज, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से याद कर जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। एक बार फिर से इन प्रश्नों को दोहरा लेना आप। एक बार से अगर आपको याद नहीं होते हैं तो एक बार फिर से देख लेना, याद हो जाएंगे। बढ़िया तैयारी करो, बहुत जल्द आपकी परीक्षा होने वाली है। पढ़ते रहो, मस्त रहो।